नमस्कार। सावन के आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद आप सभी दोस्तों पर सदैव बना रहे, यही प्रार्थना है मेरी भगवान भोलेनाथ जी से। साथियों, आज एक पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। आप लोगों ने पिछले आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, भगवान जाने ना नहीं देखते हैं, परंतु मेरी आदत है, एक बुरी आदत आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है न्यूज़ देखना। उससे काफ़ी कुछ नॉलेज प्राप्त होती है कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है और विदेश की डिप्लोमेसी या राजनीति में क्या हो रहा है। तो उसके लिए न्यूज़ देखना मुझे पसंद है। हर रोज़ न्यूज़ देखता हूँ। अमूमन जो मेरी एक हैबिट आप कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं, शाम को दंगल प्रोग्राम जो आज तक भारत का बहुत ही अच्छा न्यूज़ चैनल है, टीआरपी सबसे ज़्यादा मिलती है और देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। उस पर दंगल देखता हूँ और साथ में न्यूज़ 24 पर भी 5 बजे ही डिबेट शो आता है, बहुत ही अच्छा डिबेट शो। फिर डिपेंड करता है कि कौन से चैनल पर किस मुद्दे पर डिबेट चल रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया मेरा बहुत ही पसंदीदा चैनल है, उस पर भी 5 बजे डिबेट शो होता है, बहुत ही खूबसूरत। इन तीनों जो चैनल है उनमें से फिर मैंने जैसा कहा कि किस विषय पर चर्चा हो रही है, किस विषय पर डिबेट हो रही है, तो वो मैं न्यूज़ देखता हूँ। और शाम को 6 बजे अंजना ओम कश्यप जी के प्रोग्राम हल्ला बोल आज तक पर आता है, वो प्रोग्राम देखता हूँ। और शाम को 7 बजे फिर न्यूज़ 18 इंडिया पर अमीश देवगन का बहुत ही शानदार प्रोग्राम। और उसके साथ साथ रिपब्लिक भारत पर अरविंद अर्नब गोस्वामी जी, जो चीफ एडिटर भी है आर भारत के, रिपब्लिक भारत के, वो चैनल देखता हूँ। और 8 बजे टाइम्स नाउ नव भारत, जिसपे नविका कुमार जी की डिबेट आती है, बहुत ही शानदार। तो मेरी एक हैबिट है, आदत है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक 4 घंटे मतलब मैं टीवी से हटता नहीं हूँ। और मुझे रोज न्यूज़ देखने की आदत भी है और शौक भी है, ताकि मैं देश के बारे में, देश की राजनीति के बारे में जान सकूं। आजकल जो ये पिछले 28 तारीख से 28 जुलाई से जो देश में सबसे बड़ी चर्चा न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हो रही है, वो आप लोगों को पता होगा कि 2008 में मालेगांव मुंबई के पास में एक बहुत ही दुखद बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 हमारे भारतीय नागरिक मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। 2008 मालेगांव बम धमाका। तब महाराष्ट्र जो राज्य है, मालेगांव उसी में है, मुंबई उसी में है। तो महाराष्ट्र में भी, जो महाराष्ट्र में सरकार थी उस समय, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे थे, अपने, नहीं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आ जाएगा डिबेट के बीच में, मैं बता दूंगा आपको। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, डबल इंजन की सरकार। 2008 में मालेगांव बम धमाके में कुछ संगठित लोग पकड़े गए और
उसमें बहुत ही बड़े बड़े नाम थे, साध्वी प्रज्ञा से लेकर के और भी बहुत ही बड़े बड़े नाम थे देश के नामचीन लोगों के। और 28 जुलाई या 29 जुलाई को, शायद मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना, मुंबई हाई कोर्ट से उन सातों आरोपी, तो हाँ आरोपी कह सकते हैं या आप जो भी कहें, उनको बाइज्जत बरी किया गया, रिहा किया गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक सैफरन टेररिज्म की थ्योरी गढ़ी गई। अब उस समय किसकी सरकार थी ये तो आप भली भांति जानते हैं, अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अगर ज्ञान है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्षमा प्रार्थी हूं। थ्योरी गढ़ी गई कि साफरान टेररिस्ट, और देश की बहुत बड़ी और पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझता, और उसी के बहुत बड़े लीडर, होम मिनिस्टर जो देश के रह चुके या फिर सीएम रह चुके, उस पार्टी में बहुत बड़ा कद है उनका, पूरा देश जानता है। जो पॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हैं वो भली भांति उन लोगों को जानते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा साफरान टेररिज्म, फिर हिंदूवादी टेररिज्म, और 3-4 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आया, वो भी सीएम रह चुके और गृह मंत्री रह चुके, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, उन्होंने तो कहा कि हिंदू या भगवा टेरर मत कहिए, आप सनातनी टेरर कहिए, मतलब सनातन धर्म को भी नहीं छोड़ा। इतनी, मतलब क्या कहेंगे उसको, इस तरह की राजनीति 1947 में जब भारत आजाद हुआ उससे लेकर के ऐसी राजनीति भारत में काफी पार्टियां हैं, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियां तो अनगिनत है, मैं भी नाम पूरे नहीं ले पाऊंगा। राष्ट्रीय पार्टियां जो 8-10 है, उनमें से आप लोगों ने कब सुना कि एक धर्म को चिन्हित किया जाए कि भाई किसी भी धर्म में, मैं देखिए क्षमा मांगते हुए मैं ये बात रख रहा हूं कि किसी भी धर्म में गुनहगार कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एक भी धर्म को टारगेट करना ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति या बहुत ही घटिया राजनीति कही जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप न्यूज देखिए, पिछले 29 और 30 जुलाई से लगातार इसी तरह की डिबेट चल रही है। साफरान टेररिज्म पर बहुत मंथन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं न्यूज डिबेट में, और ये बहुत ही मतलब दुखद है। मैं तो यही कहूंगा कि भारत देश जिस पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं भाइयों की तरह, पूरे विश्व में मात्र एक देश है। अगर आपकी नजर में कोई दूसरा देश हो तो डेमोक्रेसी को लेकर के आप लोग रिसर्च भी कीजिए, अभी आप गूगल खोल करके देख लीजिए, पूरे विश्व में 220 के करीब या 226 के करीब देश है। मुझे एक देश बता दीजिए जो सेकुलर देश हो, भारत को छोड़ करके। इतना प्यारा और खूबसूरत देश, और वहां पर ऐसी राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी देश में केवल जो मुद्दे चल रहे हैं वो एक तो यही साफरान टेररिज्म पर, और एक जो बिहार में इलेक्शन शायद नवंबर में या दिसंबर में होने जा रही है, उसमें SIR, मतलब जो वोटर लिस्ट लोगों के नाम को लेकर के जनगणना एक तरह से की गई, जाति जनगणना नहीं कहेंगे इसको, भाई कितने फर्जी वोटर आईडियां बनी हुई है, कितने इंडियन नागरिक है, या कितने लोग जो घुसपैठिए बंगाल या फिर बर्मा से आए हुए, उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बना करके वोटर लिस्ट में नाम डलवाया। तो भाई ये कहें, मैं तो जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो ये भी मैं न्यूज चैनल्स को कोट कर रहा हूँ,
ये जो भी मैं बातें रख रहा हूँ मेरी व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है, ये मैं न्यूज चैनल्स चाहे आज तक हो, चाहे वो न्यूज 24 हो, एबीपी न्यूज हो, आर भारत हो, टाइम्स नाउ नव भारत हो, न्यूज नेशन हो, इन सभी इंडिया टीवी हो, इन सभी चैनल्स को कोड कर रहा हूँ। जो मैं न्यूज देखता हूँ, जो सुनता हूँ, उसी को कोड कर रहा हूँ। तो कांग्रेस के समय में भी भाई भारत जब आजाद हुआ तब 140 करोड़ की तो जनसंख्या नहीं थी, तब शायद 60 करोड़ के करीब हम हिंदुस्तानी थे। तो उसके पश्चात कई बार वोटर लिस्ट में नाम डाले गए, उसकी जनगणना होती रही, कितने वोटर है डिस्ट्रिक्ट वाइज, या वो होता है, वो प्रोसेस है। बिहार में भी हो रहा है, हालांकि बिहार में तो सभी लोगों के फार्म भी भर दिए गए हैं, 99% 99.99%। इसको लेकर के विपक्ष अभी जो लोकसभा का मानसून सत्र चला, इसमें आपको पता है 1 सेकंड के 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है। 1 मिनट का आप जोड़िए कितने करोड़ रुपए खर्चा आता है। ये हम पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन ना तो विपक्ष और ना ही सत्ताधारी पार्टियां जो एनडीए है या यूपीए, तो अब खत्म हो गया उसका नाम, अब वो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने पब्लिक के पैसों का लिहाज करते हुए, जो मानसून सत्र में अमूमन ये होता है कि कई बिल पास किए जाते हैं, देश की जनता के बारे में सोचा जाता है कि कौन सी ऐसे बिल पास किए जाए या जिससे कि पब्लिक का भला हो। परंतु विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर को लेकर के मानसून सत्र चलने नहीं दिया। और फिर आप लोगों को पता होगा जो बहुत ही दुखद घटना कहेंगे, या आप जो भी उसको नाम दे, पहलगाम में जो 22 तारीख को हमारे निर्दोष भारतवासियों को, 26 भारतवासियों को शहीद किया गया, उसके जवाब में पाकिस्तान पर भारत ने, पाकिस्तान के आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर भारत ने हमला किया। हमारी आर्मी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उसके पश्चात पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, युद्ध विराम की घोषणा की गई जो ऑपरेशन सिंदूर था। हालांकि मोदी जी ने तो अभी भी कहा मानसून सत्र में कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये थमा है, रुका नहीं है। ये साफ शब्दों में पार्लियामेंट में कहा। पार्लियामेंट में जो भी आप कहते हैं वो लिखा जाता है बाकायदा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहां पर वो बड़बोला बोलने के लिए तो मशहूर है ट्रंप। वहां से ट्रंप ने कहा कि ट्रेड का धमकी दे करके मैंने भारत को और पाकिस्तान को मजबूर किया, भारत को, और मैंने इनका युद्ध विराम करवाया, भारत और पाकिस्तान का। हालांकि युद्ध तो नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर था। उसको लेकर के विपक्ष बस ये सवाल पे सवाल किए जा रहा है, भाई ट्रंप कौन होता है युद्ध विराम करवाने वाला? अरे भाई, युद्ध विराम पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, इसकी कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस करके आर्मी ने दे दी, और फिर राजनाथ सिंह जी जो विदेश मंत्री है उन्होंने दे दी, एस जयशंकर जी ने दे दी, और अमित शाह जी गृह मंत्री है उन्होंने दे दी, और फिर रही सही कसर अभी मोदी जी 120 मिनट अभी आप मानसून सत्र में बोले पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कह दिया मोदी जी ने साफ शब्दों में कि भाई ये जो युद्ध विराम या ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ समय के लिए रोका गया है, ये पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए भारत के डीजीएमओ के सामने, तब जाकर के ये युद्ध विराम किया गया। लेकिन विपक्ष तो अभी भी अड़ा हुआ है, मानसून सत्र चलने नहीं दिया गया पूरी तरह से। बस यही है कि ट्रंप का नाम लो, ट्रंप का नाम लो। भाई डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है। अब किस तरह से ट्रेड होगा, बाकी देशों से, चीन से भी तो कर रहे हैं, रशिया से भी तो कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि ईरान और इजराइल का जो बीच में आपस में युद्ध हो रहा है, तो मोदी जी की यहाँ पर, हमारे देश की तो साफ नीति है कि हम तो ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है। तो देश भी तो चलाना है।
ट्रेड भी तो होगा। कई चीजें ऐसी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी विपक्षी नेता के कहने पर ये तो कुछ भी कह रहे हैं। आप देखिए न्यूज, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। कई बार तो आप लोगों की हंसी निकल जाएगी। कई बार तो बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो गई। अब भारत की जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है ना, वो अमेरिका से ज्यादा है। 6.5 के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है। पूरा विश्व बैंक ने ये माना है कि भारत की जिस तरह से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इस समय भारत पूरी दुनिया का में चौथे नंबर की इकोनॉमी है हमारी। पूरे विश्व में चौथे नंबर की। अमेरिका की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% है। भारत देश की 6.5% के हिसाब से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। परंतु विपक्ष तो अपनी बातें रखेगा। सवाल करना उनका अधिकार है विपक्ष का, परंतु ऐसे भी सवाल मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए जिससे कि अन्य देशों को, जो दुश्मन देश है, जो ये चाहते हैं कि भारत का नाम पूरे विश्व में ना हो, भारत जो विश्व गुरु की ओर बनने की ओर निकल चुका है, मतलब उस राह पर चल रहा है। बहुत जल्दी 2047 तक हमारा टारगेट है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनने जा रहा है और भारत को कोई रोकने वाला भी नहीं है। जिस तरह से भारत की ग्रोथ रेट चल रही है, जिस तरह से नए नए बिजनेस के आइडियाज और उनको जमीनी लेवल पर उस पर काम हो रहा है, भारत तो बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। इससे चीन को जलन होती है तो होने दो। और ट्रंप तो बड़े बोल, कभी आपने 2 दिन पहले देखा नहीं होगा, आप ट्विटर पर भी जाइए, हमारे यहाँ तो एक्स कहते हैं, आपके यहाँ वहाँ शायद ट्विटर कहते हैं बाकी देशों में, वहां पर देखिए ट्रंप ने मोदी जी को मैसेज तो क्या, मतलब वो अपना मैसेज डाला है, डियर मोदी। तो भाई ट्रंप, उसको भी देश चलाना है, वो तो सभी देशों से एक तरह से वो चीन के साथ भी खड़ा है, तो उधर ईरान के साथ भी खड़ा है, कभी इसराइल के साथ खड़ा है। ट्रंप की नीति को तो भगवान ही जाने, ट्रंप पता नहीं क्या कहा जाए। परंतु बस अंत में यही कहूंगा, न्यूज देखा करें यार, बहुत मजा आता है न्यूज देखने में, बहुत जानकारी मिलती है न्यूज से। और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप जिस भी देश में रह रहे हैं उस देश में क्या हो रहा है, उस देश की इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है। हम जिस देश में रह रहे हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारे टैक्स पे के पैसों से हमारे देश में कितनी उन्नति हो रही है। नए बिजनेस, नई नौकरियां देने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, सरकार क्या कर रही है, देश में कितने नए एयरपोर्ट बने हैं, देश में कितनी नई ट्रेनें चल रही है, देश में कितने नेशनल हाईवे बने हैं, शिक्षा पर सरकार क्या कर रही है, शिक्षा नीति पर, हेल्थ के मामले में सरकार की क्या राय है। तो ये सब जानना एक देशवासी होने के नाते हमारा अधिकार है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार भी हमें हमारा संविधान देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ पूरा दिन हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने बैठ जाते हैं, तो उसकी जगह अगर थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग न्यूज भी देखें, तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि देश में और विदेश में क्या हो रहा है। और हमारा वोट बेश कीमती है, हमको कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। भाई इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, ये राजनेता बड़े नहीं है, पब्लिक बड़ी है। हम लोगों के पास जो पावर है ना, इस उंगली का बहुत बड़ा पावर है। अगर ये हम सही इस्तेमाल करें ना देश की सरकार चुनने में, तो किसी भी देश को ग्रोथ करने से, उस देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने में, देश की तरक्की में रुकावट करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ हम लोग अगर इस यहाँ का इस्तेमाल करें और इस उंगली का सही इस्तेमाल करें, हम लोग बहकावे में ना आए, अंधभक्त बन करके किसी भी राजनेता के पीछे लग जाना,
किसी भी एक पार्टी को फॉलो करना है, वो पार्टी कुछ भी कर रही हो। भाई हम लोगों को ये जानना चाहिए, समझना भी चाहिए कि भाई 5 साल से मतलब सरकार चल रही है, शायद उन 2 साल हो चुके होंगे सरकार को, साल 3 साल 4 साल। यार इस सरकार ने 3 साल में या 4 साल में देश के लिए क्या किया? देश के गरीब जो लोग है, गरीबी किस तरह से हटाने के लिए इन लोगों ने नई नीतियां लाए, या नई कोई पॉलिसी लाई है, या लाई गई है या नहीं। खैर ये तो हुई वर्तमान की सरकार जो चल रही है अभी। हमें इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों को 2 साल 3 साल 4 साल पीछे जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर अभी तो प्रधानमंत्री इस देश के ये हैं, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उसने क्या किया देश के लिए 5 सालों में। अगर हम लोग दोनों सरकारों की गणित निकालें, उनके काम काज को देखें, उनकी पॉलिसीज को देखें, तो हम लोगों को पता चलेगा कि यार ये लीडर नहीं, इसको वोट देना चाहिए, ये देश सही तरीके से चला पाएगा। हम लोग वोट देते हैं, टैक्स भरते हैं, तो हमारा अधिकार जो है, जो सरकार की ओर तरफ से हम लोगों को मिलना चाहिए, कौन वो हमारे अधिकार हमको देगा? कौन सा विधायक, कौन सा पार्लियामेंट और मेंबर हमको चुनना है, कौन सा सीएम चुनना है, कौन सा हम लोगों को प्रधानमंत्री चुनना है। अगर हम सभी लोग सोच समझ करके वोट करें ना, तो दुनिया का कोई भी देश हो, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी देश है, उस देश की अगर पब्लिक सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करे, तो वो देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। उस देश को रोकने वाला दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री हम चुनते हैं, हम बनाते हैं, गृह मंत्री पब्लिक बनाती है। तो पब्लिक जनता जनार्दन होती है। बस जनता को बुद्धि का अपना इस्तेमाल करना चाहिए, और न्यूज चैनल से न्यूज वगैरह देखते रहिए, काफी कुछ जानकारी मिलेगी पूरे विश्व के बारे में। अभी पूरे विश्व की आप देखिए क्या हालत है, 3 3 देशों में युद्ध चल रहा है। भगवान करे ये जल्दी बंद हो जाए। मानवता धर्म सबसे बड़ा है, ह्यूमैनिटी की रक्षा होनी चाहिए। किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति आता हो, सबको सबका अधिकार है जीने का, किसी भी चाहे वो देश में रहता हो, उस पर कोई अत्याचार और जुल्म ना हो, पूरे विश्व में सुख शांति हो, और पूरे विश्व में जितने भी देश है वो सभी देश तरक्की करें, ऐसा मेरा मानना है, यही मेरी सोच है। क्योंकि हम जो हिंदू है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ, आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ जी का दिन है, आज सोमवार सावन का भी अंतिम सोमवार है, तो मैं भगवान भोलेनाथ जी से, भगवान महाकाल जी से प्रार्थना करता हूँ, उज्जैन के महाराजा महाकाल जी से, कि पूरे विश्व में सुख शांति अमन चैन बना रहे। महादेव जी पूरे विश्व में जितने भी मानव जाति के लोग विभिन्न धर्मों से, किन भी धर्मों से आते हो, उन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो काफी लंबा हो चुका है, क्षमा प्रार्थी हूँ। जब बोलता हूँ तो काफी बातें निकल जाती है, मैं लिख करके नहीं बैठा, दिमाग से निकलती जाती है, यार ये नहीं, ये मैंने शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ, ये करना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, काफी बड़ी या लंबी बातचीत हो गई है, इसके लिए मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शंकर।